Acceleration due to gravity. So in this we have to do certain assumptions. पहला assumption ये है, assume the shape of the earth to be a sphere. मानना पड़ेगा आपको कि अर्थ जो है वो एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, ऑल्दो है नहीं परफेक्टली स्फीयर, लेकिन अज्यूम करना पड़ेगा. और एक पार्टिकल है और अर्थ और उस पार्टिकल के बीच में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है स्मॉल आर. तो दूसरा अजम्पशन, जैसे हमने शेल थ्योरम पढ़ा है ना, तो शेल थ्योरम में हॉलो स्फीयर यानी शेल और फिर देन एक स्फीयर कंप्लीटली फिल्ड, उसके बारे में. तो यहाँ पे जो शेल थ्योरम में भी हम अज्यूम कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि जो शेल है उसका सारा का सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड है एक पॉइंट पे और वो पॉइंट मास की तरह बिहेव कर रहा है. तो यहाँ पर भी जो अर्थ एक काफी ब्रॉड स्ट्रक्चर, उसको हमको अज्यूम करना पड़ेगा कि उसका सारा का सारा मास जो है वो उसके सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड है and it is behaving like a point mass, point object. Assume that earth is behaving like a point object. और कल जब हमने important features of gravitational force डिस्कस किया था तो उसमें ये बताया गया था कि gravitational force is applicable for point objects. तो इसलिए इसको हमको assume करना पड़ेगा कि सारा का सारा मास जो है वो एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है और वो पॉइंट जो है वो अर्थ का सेंट्रल पार्ट है, सेंटर है, वहां पे कॉन्सेंट्रेटेड है. तो ऐसे में बात उठती है कि मास ऑफ द अर्थ, तो मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और वॉल्यूम क्योंकि स्फीयर है तो 4/3 पाई आर क्यूब, और डेंसिटी के लिए सिंबल यूज कर लेते हैं रो. अब यहां पे जो हमने डायग्राम बनाया ये हमारा है केस ए, यानी कि ऑब्जेक्ट इज अबव द अर्थ सरफेस. ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ की सरफेस से ऊपर है. और हम अभी बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की, हम बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की. तो ठीक है, अब अर्थ का मास कैपिटल M हमने सपोज कर लिया है, वो पार्टिकल का मास स्मॉल m मान ले रहे हैं और दोनों के बीच की दूरी को r मान ले रहे हैं. तो उस हिसाब से ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई होगी और वो वेरी इजीली पता किया जा सकता है Gm स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर से, कि उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना एक्ट कर रहा है. इन दिस केस द स्मॉल r बीइंग ग्रेटर देन द कैपिटल R,
कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ अर्थ। तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ की सरफेस से दूर है, तो इसलिए जो डिस्टेंस है इनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस वो अर्थ की रेडियस से ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। और वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो डिपेंडेड होगा कि वो ऑब्जेक्ट कितना दूर रखा गया है। अगर स्मॉल r की डिस्टेंस है तो स्मॉल r स्क्वायर से उसको डिवाइड करेंगे, यानी स्मॉल r पे डिपेंडेड है। बाकी कैपिटल G तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू फिक्स है। कैपिटल M मास ऑफ अर्थ वो भी फिक्स है। स्मॉल m यानी उस पार्टिकल का मास वो भी फिक्स है। तो r स्क्वायर पे डिपेंड करता है कि वो ऑब्जेक्ट सरफेस से कितना दूर है। Then this was above the earth's surface. Now what will happen if we take an object and go inside the earth's surface? Suppose we are going inside a mine. एक माइन के अंदर जा रहे हैं, तो वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ क्या होगा? तो when the object is below the earth's surface, so what happens? हाँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी स्मॉल g जो है उसमें चेंजिंग तीन चीज़ों पे आती है। एक हाइट पे आती है कि आप अर्थ के सरफेस से कितना ऊपर जा रहे हो, एक डेप्थ से आती है कि आप अर्थ की सरफेस के कितना नीचे जा रहे हो, एक अर्थ के लैटिट्यूड की वजह से भी आती है, यानी अर्थ रोटेट कर रहा है ना, तो अर्थ के रोटेशन का भी असर जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी स्मॉल g की बात कर रहा हूँ उस पर पड़ता है। तीन चीज़ों का असर उस पर पड़ता है। तो खैर अभी हम ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, अर्थ सरफेस के नीचे बात कर रहे हैं। तो दिस इज आवर ब्यूटीफुल अर्थ एंड हम इसमें एक सर्टेन डेप्थ यानी d डेप्थ नीचे जा रहे हैं। तो क्या होगा? तो ये कुछ वैसा ही केस हो गया कि जिसमें हम कल पढ़ रहे थे कि एक स्फीयर है और स्फीयर के बाहर कोई ऑब्जेक्ट है तो उस पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और स्फीयर के अंदर जब जाएंगे तो कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो ये कुछ वैसा ही केस हो गया। तो यहाँ पे अगेन हम शेल थ्योरम से ये कह सकते हैं कि आउटर सरफेस जो है वो एक शेल की तरह एक्ट कर रहा है। ये वाली जो सरफेस है वो इसके लिए एक शेल की तरह एक्ट कर रही है, तो इसके थ्रू लगाया जाने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर क्या होगा? 0। तो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड बाय द टॉप सरफेस of earth will be considered as 0 on that particle। बाहर के सरफेस की वजह से बात कर रहे हैं, लेकिन ये सॉलिड स्फीयर है तो अंदर का स्फीयर अभी बाकी है, तो उसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। द इनर स्फीयर, तो इनर स्फीयर जो है उसका रेडियस हम मान लेते हैं स्मॉल r। This radius we suppose the value to be small r। अब अगेन यहाँ पे एक और assumption है कि जो ये इनर स्फीयर है वो भी क्या कर रहा है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है, यानी इसका सारा का सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड है इसके सेंटर पे, इसके सेंटर पे। लेकिन अब ये जो मास है ये मास अर्थ के मास के बराबर नहीं रह जाएगा, बिकॉज
हम सिर्फ मास कंसीडर कर रहे हैं इतने पोर्शन का। तो ये मास जो भी है उसको अगर हम नाम दे देते हैं mr, यानी मास ऑफ द स्फीयर हैविंग रेडियस स्मॉल r, तो mr से उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्मॉल m ले लेते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बन जाएगा G स्मॉल m mr अपॉन r स्क्वायर। और कल क्योंकि आपने टॉपिक पढ़ रखा है स्फीयर वाला, तो आपको एक रिलेशन याद आ रहा होगा कि mr अपॉन m जो है वो r क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब के बराबर होता है। ये रिलेशन कल आया था। तो यहां से mr की वैल्यू हो जाएगी स्मॉल r क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब इंटू कैपिटल M। ये वैल्यू यहां पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, बिकॉज अर्थ के अंदर हम जा रहे हैं तो बहुत अलग अलग डेप्थ हो सकती है। हो सकता है 1 किलोमीटर गए या 2 किलोमीटर गए, तो वो वैरी कर सकता है। तो हर एक डेप्थ के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करना जो है वो डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज फिर उसने स्फीयर का मास आपको जो है कैलकुलेट करना पड़ेगा, और वो एक जो है डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाएगी। तो इसलिए इसको क्या करेंगे कि अब अर्थ का मास मालूम है और वो फिक्स है ना, कैपिटल M, तो उससे इसका क्या रिलेशन है वो हमने पता कर लिया, और इसको यूज कर लेंगे तो अर्थ के मास के वैल्यू से ही हम ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करके बता सकते हैं। तो हमें ये पर्टिकुलर स्फीयर का मास बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो mr is going to be replaced by r क्यूब अपॉन नीचे r स्क्वायर था ही कैपिटल R क्यूब इंटू कैपिटल M। Here capital M is denoting the mass of earth. Now r square will cancel the power of r cube. So the gravitational force is coming out to be GMM upon capital R cube into small r, है ना, या फिर इसको पहले लिख लो GMM upon R cube into small r। इससे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है एट अ पर्टिकुलर डेप्थ पता किया जा सकता है, जिसमें G आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, कैपिटल M मास ऑफ द अर्थ है, स्मॉल m उस पार्टिकल का मास है, कैपिटल R रेडियस ऑफ अर्थ है, और स्मॉल r जो है वो है उस पोर्शन का रेडियस जो एक्ट कर रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स जिसकी वजह से आ रहा है, यानी इनर स्फीयर जो बन रहा है उसका रेडियस तो पता किया जा सकता है। रेडियस ऑफ अर्थ मालूम रहेगा, डेप्थ यानी कितनी गहराई में गए वो भी मालूम रहेगा, दोनों को सबट्रैक्ट कर देंगे, स्मॉल r आ जाएगा। तो अबव द सरफेस हो गया, बिलो द सरफेस हो गया,
एट द सरफेस मालूम ही है, एट द सरफेस यानी अर्थ के सरफेस पे ही अब ऑब्जेक्ट रखा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो G m मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m मास ऑफ पार्टिकल, r स्क्वायर यानी रेडियस ऑफ अर्थ, तो कैपिटल R स्क्वायर। अगर हमने कैपिटल R जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ मान रखा है तो वो हो जाएगा रेडियस ऑफ अर्थ, यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगा। ऑब्जेक्ट सरफेस पे रखा हुआ है, अर्थ की सरफेस पे। कुछ अगर रखा है मतलब क्या कि तुम फर्स्ट फ्लोर पे हो या सेकंड फ्लोर पे हो तो कितना होगा, मान लो कि 2 मीटर 3 मीटर ऊपर हो अर्थ की सरफेस, 4 मीटर 5 मीटर ऊपर हो, 10 मीटर भी ऊपर हो, तो वो 10 मीटर और अर्थ का रेडियस जो है वो है कितना 6.4 किलोमीटर है। मतलब उसके मुकाबले जो ये हाइट है जो आपकी रहेगी 10 मीटर या 20 मीटर, वो रेडियस ऑफ अर्थ के मुकाबले काफी कम है, तो उसको ना के बराबर माना जा सकता है। तो वहां पे मेन डिस्टेंस जो है वो अर्थ का रेडियस को ही मान लेंगे। अर्थ का रेडियस देखो कितना दिया उसमें, खोद के निकालेंगे। 6.37 इंटू 10 पावर 6। इतना नंबर रेडियस है मीटर में। वो 34-36 की 1000 किलोमीटर के बीच में है। तो ये जो आ रहा है ये यहां से भी आ सकता है कि भाई F है G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R क्यूब और इनटू स्मॉल r। स्मॉल r क्या है, उस स्फीयर का रेडियस जो एक्ट कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो जब पूरा का पूरा अर्थ ही यहाँ पे एक्ट कर रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे लगाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो स्मॉल r किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैपिटल R में। तो यहाँ कैपिटल R रखेंगे, कैपिटल R इस क्यूब को क्या कर देगा, स्क्वायर कर देगा, तो ये वही नहीं हो गया, तो उससे भी ये बन जाएगा। कहा था कि हम बात करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी स्मॉल जी की वैल्यू। तो सरफेस पे, अर्थ की सरफेस पे अगर हम बात कर लें कि ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ की सरफेस पे, तो फोर्स उस पे कितना लग रहा, G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R स्क्वायर। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स इज इक्वल्स टू मास, तो m है, एक्सेलरेशन जो उस पे काम करेगा वो काम करेगा ड्यू टू ग्रेविटी, तो F इज इक्वल्स टू mg। अब ये फर्स्ट और सेकेंड को इक्वेट कर दो, तो mg इज इक्वल्स टू g m m
अपॉन आर स्क्वायर. m got cancelled, तो स्मॉल g is equals to capital G capital M upon capital R square, where capital G is gravitational constant whose value is fixed. Capital M is the mass of earth, again its value is fixed, and R square radius of earth. तो ऑन एन एवरेज रेडियस लेकर के G की वैल्यू 9.8 बता दी जाती है. अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. तो अर्थ जो है वो परफेक्टली स्फीयर नहीं है. The name of its shape is given as geoid, यानी टॉप और बॉटम, एक स्फीयर एक बॉल है, उसको प्रेस कर दिया तो ऊपर नीचे से वो दब जाएगा, साइड वाइज वो जो है बल्ज कर जाएगा, बाहर की तरफ निकल जाएगा, बल्जेस आउट, प्रोट्रूडेड. तो सेंटर से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस में फर्क होता है. ये डिस्टेंस ज़्यादा होएगी, ये डिस्टेंस कम होएगी. यानी एट इक्वेटर और एट पोल आर की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो जा रही है. और पोल पे जो डिस्टेंस है सेंटर से वो इक्वेटर के मुकाबले कम है. और ये डिफरेंस इनमें लगभग 21 किलोमीटर का है. इक्वेटर से सेंटर की जो दूरी है और पोल से सेंटर की जो दूरी, उनमें आपस में लगभग 21 किलोमीटर का फर्क है. तो इस वजह से अब G जो है, स्मॉल g, वो R पे डिपेंडेड है, यानी सेंटर फ्रॉम द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ. तो इक्वेटर पे G की वैल्यू इससे आएगा और पोल पे G की वैल्यू इससे आएगा. अब कैपिटल R यानी डिस्टेंस ऑफ इक्वेटोरियल पॉइंट टू द सेंटर, तो वो डिस्टेंस ज़्यादा है. इक्वेटर पे जो ऑब्जेक्ट रखा है उस समय उसकी अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस ज़्यादा है. डिस्टेंस ज़्यादा है तो R की वैल्यू ज़्यादा रहेगी, यानी डिनोमिनेटर बड़ा मिलेगा. डिनोमिनेटर बड़ा आएगा तो फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी. तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो इक्वेटर पे कम, मिनिमम. और पोल पे डिस्टेंस स्मॉल r हो जा रहा है, यानी डिस्टेंस घट जा रही है. डिस्टेंस घट जा रही है तो डिनोमिनेटर की वैल्यू कम हो गई, तो फ्रैक्शन की वैल्यू ओवरऑल जो है वो बढ़ जाएगी. तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो पोल्स पे ज्यादा, यानी मैक्सिमम. तो अब जब G बदल जा रहा है तो इसीलिए मैं कह रहा था कि वेट इंसान का थोड़ा बदल जाता है. इक्वेटर पे वेट करेंगे तो m इंटू G लगेगा, G की वैल्यू कुछ डिफरेंट रहेगी. और जब पोल पे करेंगे तो फिर m इंटू G लगेगा, लेकिन वहां पे G की वैल्यू डिफरेंट है.
तो इसलिए वेट में फर्क आता है, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता है, 0.5% का लगभग फर्क आता है। ये रिलेशन ऑफ स्मॉल जी बिटवीन कैपिटल जी करके भी ये ऐसे पूछ लेता है, तो ये इक्वेशन वहां पे बताया जा सकता है। फिर है कि भाई मास ऑफ अर्थ कैसे जो है वो निकल रहा है। तो मास ऑफ अर्थ भी एक जो है वो एस्टिमेटेड वैल्यू है, रफ आइडिया है, क्योंकि कोई एक्चुअल मशीन तो बनाई गई नहीं है जिससे वो अर्थ का वजन निकाला गया हो। तो वो इसी से हम कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज जी इज कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर या कैपिटल जो भी रहे। तो यहां से मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ मालूम है तो g मल्टीप्लाइड बाई रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर अपॉन कैपिटल G इंटू स्मॉल एम, नहीं स्मॉल एम का वो नहीं था, कट गया था, तो बचा मास ऑफ अर्थ। अब ये वैल्यूज क्योंकि मालूम है तो इनको पुट करके g 9.8, रेडियस ऑफ अर्थ 6.37 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल G 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो ये हमको मास ऑफ अर्थ देता है, इट गिव्स अस द वैल्यू ऑफ स्मॉल आर मने हो गया डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल एंड अर्थ ना। यहाँ पे हम सिर्फ अर्थ का मास देख रहे हैं। तो अभी हम जब पिछले क्वेश्चन को कर रहे थे तो वहां पे हमने mg इज इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर किया था ना, स्मॉल आर या कैपिटल आर जो डिस्टेंस है। तो वहां पे स्मॉल एम कैंसिल हो गया था, तो g इज इक्वल्स टू जी एम बाई आर स्क्वायर मिल रहा था, जहां पे r जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ है, यानी हम मान के चलने की जो ऑब्जेक्ट है फिलहाल वो अर्थ के सरफेस पे, तो रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो डिस्टेंस का काम करेगा। तो ये वैल्यूज रख के कैलकुलेट किया गया, तो इट वाज फाउंड टू बी अराउंड 5.97 इंटू 10 टू द पावर 24, राउंड ऑफ करके इट इज इक्विवेलेंट टू 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg. So this gives the value of mass of the earth. नाउ g की वैल्यू जो है स्मॉल g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये वैरी करती है, यानी इसकी वैल्यूज डिफरेंट आती है। डिपेंड करता है कि हम अर्थ की सरफेस से कितना ऊपर है, यानी एट सर्टेन हाइट्स इट्स वैल्यू चेंजेस। So if this is the earth and you have taken the object to be here, और ऑब्जेक्ट और अर्थ के सेंटर के बीच की डिस्टेंस है r,
और यहाँ पे भी हमने अज्यूम किया है कि सारा का सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड है अर्थ का एट द सेंटर, तो स्मॉल जी का फॉर्मूला है कैपिटल G इंटू m, m यानी मास ऑफ अर्थ अपॉन r स्क्वायर। तो जो भी हाइट है वो हाइट क्या होगी, ऐड हो जाएगी किसमें, रेडियस ऑफ अर्थ में। तो इट विल फॉर्म द स्मॉल r, यानी कि हम कह सकते हैं G इज इक्वल्स टू कैपिटल G m अपॉन कैपिटल R दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ प्लस द हाइट जितना उसको ऊपर ले जाया जा रहा है ना। तो ये हो गया G एट द, अच्छा एक हमको G निकालना पड़ेगा एट द अर्थ सरफेस, G एट द अर्थ सरफेस, तो वो होगा G कैपिटल M अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, क्योंकि सरफेस पे तो डिस्टेंस कैपिटल R ही रहेगा ना, तो इसलिए वहाँ पे G कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, और ये हो गया वैल्यू ऑफ G एट अ सर्टेन हाइट, ये हो गया वैल्यू ऑफ G एट अ सर्टेन हाइट। तो इसको कह सकते हैं हम इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट, we get GH यानी acceleration due to gravity at certain height divided by GS यानी acceleration due to gravity at the surface, and on right hand side you will get GM upon R plus H का स्क्वायर डिवाइडेड by GM अपॉन R का स्क्वायर। तो दो फ्रैक्शन डिवाइड में, तो डिवाइड विल चेंज इनटू मल्टीप्लाई और फ्रैक्शन का हो जाएगा रेसिप्रोकल। G से G कैंसल्ड, M से M कैंसल्ड, तो R स्क्वायर अपॉन R प्लस H का स्क्वायर। तो while solving the numericals, this relation can be used. GH यानी at a certain height जो acceleration due to gravity है, GS आपको मालूम रहेगा अर्थ की वैल्यू, मतलब G की वैल्यू एट अर्थ 9.8 जो कि माना गया है, और राइट हैंड साइड में R स्क्वायर रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय R प्लस H का होल स्क्वायर यानी टोटल डिस्टेंस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट।